k इक्वल टू h3 माइनस h0 लिख दिया. अब लिखा है what should be the frequency of radiation to produce photoelectrons having twice the kinetic energy. तो 2ke equal to h nu minus nu naught ke या nu1 कर लीजिए nu2 minus nu naught. There are two equations divided 2 equal to nu1 minus nu naught upon nu2 minus nu naught. nu naught क्या है क्वेश्चन में गिवन है? Yes, sir. nu2 given है. So what is the unknown quantity? Only nu1 ना. Yes. So 2 nu2 minus 2 nu naught nu1 minus nu naught 2 nu2 minus nu1 equal to सॉरी मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? Nu1 निकालना है. nu2 निकालना है ना. अच्छा nu1 निकालना है. सॉरी nu1 निकालना है. तो 2 nu2 minus nu naught should be equal to nu1. हो गया आंसर. nu2 is known, nu naught is known. निकल गया. बेसिक मैथमेटिक्स एक ही फॉर्मूला है. तो लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस नोटबुक में लिखिए अपने अच्छे से फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. है नोट्स में दिया हुआ, लेकिन एक बार मेरे साथ कर लीजिए. तो के ई मैक्स मैक्स क्यों? बिकॉज सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने हैं. एच न्यू नॉट. इफ आई से this is y-axis, this is c, h is m, frequency is x. Straight line equation हो गया. Graph will be like this. अब मुझे बताओ जो y इंटरसेप्ट है लिख लेते हैं. स्लोप क्या है? h. y इंटरसेप्ट क्या है? C. नहीं, y इंटरसेप्ट c तो है, बट वो है क्या? माइनस एच न्यू नॉट. एंड माइनस एच न्यू नॉट क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. h is a positive, nu naught is positive, so y intercept will be also what? Negative. यहाँ नेगेटिव हो गया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होगा? It will cut which axis? X axis. यहाँ पे कौन सी? के ई मैक्स और ये फ्रीक्वेंसी. जब बताओ इसी इक्वेशन से बताइए इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो के ई मैक्स क्या होगा? 0. ये कौन सी Yes. ये कौन सी पॉइंट हो गई? न्यू नॉट. जहाँ पे के ई मैक्स क्या हो गया? 0. अब मैंने डॉटेड क्यों बनाया बताइए? सोचिए डॉटेड क्यों बनाया? क्या लॉजिक है डॉटेड बनाने का? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब न्यू नॉट से बड़ा होगा. न्यू नॉट से बड़ा होगा, इक्वल हो सकता है, लिमिटिंग केस है ना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स या एमिशन अकर्स. तो जो ग्रीन का डॉट लगाया मैंने, फ्रीक्वेंसी की जो राइट वाली वैल्यू है उसी में इसकी एमिशन होगा. लेफ्ट वाले एमिशन होगा क्या? नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो डेफिनेटली एक्सटेंड करेगा जितना खींच सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी पार्ट है? फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, यही होगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एनी डाउट? स्लोप भी पॉजिटिव है. तो दिस इज द इक्वेशन.
ग्राफ हो गया सबका। एनी डाउट यहाँ तक किसी को भी? No, No, sir. ग्राफ क्लियर है? तो ग्राफ दे देंगे आपको, बोलेंगे न्यू नॉट निकाल लो। अब ऐसा ही बेटा सेम टू सेम एक और इक्वेशन आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आल्सो, के ई मैक्स, बस कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए कि लगे कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। एच सी बाय लैम्डा नॉट, अगेन इफ आई टेक इट, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज सी, एक्स इज व्हाट, अप 1 अपॉन लैम्डा, स्लोप क्या हो जाएगा एच सी, और सी क्या हो जाएगा, मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, Minus HC upon lambda. minus HC by lambda. So if I ask you to plot a graph, तो ये बदल जाएंगे, क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन लैम्डा नॉट, एक्सिस किसकी होगी? 1 अपॉन लैम्डा इज अ एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा? एससी वाला। एनी डाउट इन दिस? No, sir. तो स्लोप is positive and this is negative. ग्राफिकल हमेशा केमिस्ट्री में हमेशा कोशिश की जाती है कि स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट दी कांस्टेंट टर्म्स। अब खुद सोचो, मुझे अगर इंटरसेप्ट मिल जाए, मुझे एच न्यू नॉट मिल जाए, है ना, और वर्क फंक्शन क्या होगी बताइए? व्हाट इज वर्क फंक्शन हियर? एच न्यू नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट, है ना। तो इंटरसेप्ट से मुझे क्या मिल जाएगा? वर्क फंक्शन की वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट विल बी व्हाट? योर वर्क फंक्शन। न्यू नॉट इज व्हाट? थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड और क्रिटिकल वेवलेंथ। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ क्लियर है सबको ना? दोनों सेमी ग्राफ है, बस परेशान करने के लिए ग्राफ व्यवस्थित बना दिया। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये पढ़ाया था हमने। The minimum potential applied, the minimum potential applied to stop photo electrons या टू स्टॉप फोटो करंट होता है, एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन तो नहीं किया मैंने, तो आपको मैं समझाता हूँ। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होगा? मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी टू व्हाट? जीरो। समझ में आई बात? Yes, sir. काइनेटिक जीरो कर दूंगा तो रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब खुद सोचो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज stopping potential applied is V naught, then change in kinetic energy क्या होगा बेटा? पढ़ाया था ना? Q into V naught. हाँ, लेकिन पर यहाँ पे Q क्या है? इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना। हाँ. Decrease the kinetic energy of electrons to zero। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का है, तो इनटू बी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल शुड बी जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी व्हाट? क्या था? के ई मैक्स
which is equal to what? H nu minus nu naught. H nu naught. ठीक है, यस सर। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा? सिंपली के मैक्स है ना, के और डिफरेंस ले लोगे ना, के मैक्स हो जाएगा। यस और सर। के मैक्स और डेल्टा के को क्या लिख दोगे? दिस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट? Example, if kinetic energy max of photoelectrons is 2 electron volt, then stopping potential क्या होगा? फट से बोलिए, बोलो क्या था फॉर्मूला? के मैक्स अपॉन ई 2 EV अपॉन ई इंटू क्या लिख लें? बस, बड़ा प्यारा सॉल्विंग है। देखो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना बड़ा आसान है। सिंपली क्या बोल दोगे? ई को हटा दो। जो ऊपर आपका डिस्कशन था, के मैक्स क्या निकला था? 0.28 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0.28 सिंपली 0.28 EV है अपॉन ई करिएगा, 0. चार्ज तो इलेक्ट्रॉन अपॉन ई, कुछ नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन का, पर मोल का नहीं, एक का निकाला हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के बाद उसको ई हटा दीजिए, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। सर पर अगर अल्फा पार्टिकल होगा तो भी नीचे ई लेंगे। कैसे ही लेंगे बेटा? 2 ही लेंगे ना, पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते हैं ना, अल्फा अल्फा तो निकलते नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। If you think, let's assume that you are in a planet where charge of electron becomes 2e, then you have to divide by 2e ना। यस सर। बस, यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाई, क्वेश्चन बना के मैं दे ही सकता हूँ। के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन कैन आस्क एनीथिंग, तो उसको आपको समझ के हैंडल करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिख दूँ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर आप ऐसे प्लैनेट जहाँ पे टू ही चार्ज है तो 2 ही डिवाइड करोगे ना वहाँ पे, बट यस नॉट तो चार्ज ई ही होता है ना, ई लिखेंगे। सो दिस इज अ जनरलाइज फॉर्म। क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से करिए, साथ में लिखिएगा भी, कंप्लीट करिएगा। ड्रॉ ग्राफ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। न्यू किसका फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR अप्लाइड। assume फोटो एमिशन, जरूरत नहीं है, भी जरूरत नहीं है। ग्राफ बनाइए, बड़ी ग्राफ किसके पीछे बनाना है? वी यू नॉट नॉट ऑन यू। न्यू, फटाक से करिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना है कंसाइज फॉर्म, तो लिख लीजिए, यही सॉल्विंग टेक्निक है। हो गया?
किसी का हुआ ग्राफ? तो लिख रहे होंगे आप लोग ना, लिखिए, लिख लीजिए। ईशा हो गया बेटा? सर ये लिख के हुआ है, ग्राफ बना रही हूँ। ठीक है। सर ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होगा ना? सेम ही होगा, ऑलमोस्ट नहीं बेटा, हाँ सर। ऑलमोस्ट नहीं सेम होगा, सेम ही होगा। हाँ सर सेम आया हाँ ठीक है। सर। वेरी गुड। सिर्फ करना क्या होगा, व्हाट इज द स्लोप? स्लोप क्या होगा? बोलो। बोलो फटाफट, सुमित वेट मत किया करो बेटा, फट से बोल दिया करो। स्लोप क्या होगा ग्राफ का? ग्राफ का आप स्लोप नहीं बता पा रहे हैं तो आई कैन कंफर्म कि नहीं, नहीं समझे आप, ग्राफ आपका सही नहीं है। स्लोप बताएंगे तभी तो क्लैरिटी आएगी। व्हाट शुड बी द इक्वेशन? राइट द इक्वेशन, राइट, बिल्कुल। देखिए हमेशा मेरी तरह इस तरह से रिप्रेजेंट किया करिए डायग्राम को। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखने के बाद y mx लिखिए, फिर स्लोप लिखिए, इंटरसेप्ट लिखिए, फिर प्लॉट कर दीजिए। तो व्हाट वुड बी द इक्वेशन? इक्वेशन क्या होगा? देखो अब हम पूरा उठा के वहां ले आते हैं। देखिए कुछ अलग है ही नहीं, आपने खुद ही कहा। सिर्फ करना क्या होगा, क्या चेंजेस करनी पड़ेगी बताइए? सर एच यू को के मैक्स के वाले से कर दूँ। नहीं नहीं, मतलब इस इक्वेशन में मैं क्या चेंजेस करूं? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? कई मैक्स अपॉन ई, अगर स्टॉपिंग यस। पोटेंशियल वही है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? You have to divide E in both sides. You will get what? H upon E nu होगा ना, माइनस H upon E न्यू नॉट। के ई मैक्स में दोनों तरफ डिवाइड कर दिया E से, तो के ई मैक्स अपॉन E, तो राइट में भी H न्यू अपॉन E लिखोगे, H न्यू नॉट अपॉन E लिखोगे, वही लिख दिया हमने यहाँ पे, है ना? व्हाट इज दिस? यस। y H by E क्या हो गया? स्लोप। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? x एक्सिस। ये पूरा क्या हो गया? c। बस ये तो डिफरेंस है। अब अगर इक्वेशन ये है, सेम यहाँ पे मैं सेम चीज यहाँ पे ला सकता हूँ। इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो। वही सेम इक्वेशन बिल्कुल। देखो मैथ्स के फंडामेंटल्स और जो बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं उसको हमेशा आपको मिक्स करके चलना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख दें? न्यू नो।
वो न्यू नॉट तो लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख दें? स्टॉपिंग पोटेंशियल सब कुछ सेम ही है ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ? इंटरसेप्ट। स्लोप क्या चेंज हुआ? तो स्लोप इज h upon e, y intercept minus h upon e nu not, that is negative, slope is positive. बस क्लियर? यस सर। अब कुछ और छोटी मोटी डिस्कशन कर लेते हैं जो आपको ग्राफ में क्वेश्चन में पूछ लेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे। मान लीजिए इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अब मेटल इज फिक्स्ड। अगर मेटल इज फिक्स्ड तो और क्या फिक्स रहेगा? न्यू इज फिक्स्ड। मेटल अगर फिक्स है तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? न्यू नॉट, लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन, ऑल आर व्हाट? Fixed. फिक्स्ड। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू क्या होती है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। HU. तो अगर वन बाय वन केस लेते आते हैं, न्यू इज कांस्टेंट तो के मैक्स भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। एनी डाउट? ये कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. ये क्या लिख रहा है? पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड एंड मेटल इज फिक्स्ड। सब फिक्स, मेटल फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन, बट फ्रीक्वेंसी क्या है? बट frequency and metal is what? Fixed. So what will happen to kinetic energy? Same. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, बिकॉज क्या नोट में क्या था? ओनली वन क्वांटम और फोटोन is responsible for one particle. सिर्फ एक ही पार्टिकल, एक ही फोटोन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब 1000 फोटोन डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नाउ थर्ड, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होगा? ज्यादा। if photons are capable, if photons are capable of emission of electrons, then number of photoelectrons भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितने ज्यादा फोटॉन्स दोगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एनी डाउट इन दिस? No, sir. इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब फोटॉन्स बढ़ाना, फोटॉन्स बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना। क्लियर है? Yes. इफ आई से, अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यहाँ पे इंटेंसिटी डाल दिया, इंटेंसिटी बढ़ रहा है बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक क्या रहेगी? Constant. कांस्टेंट।
अच्छा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। फोटो करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। फोटो करंट क्या है, आज हम थोड़ा सेटअप समझते हैं। सेटअप क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं, देखो डिफरेंस देखो। कैथोड रे ट्यूब था ना, कैथोड रे ट्यूब पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे वेरी स्मॉल वोल्टेज लेते हैं, कैथोड रे में क्या लेते थे, वेरी हाई वोल्टेज लेते थे। यहाँ पे वोल्टेज सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, सर्किट कनेक्ट करने के लिए। वहां पे वोल्टेज था इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, इजेक्ट प्लेट से निकालने के लिए, गैस का निकालने के लिए। हम कर क्या रहे हैं, इस पे, इस मेटल प्लेट पे HNU सप्लाई कर रहे हैं। HNU सप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, खुद सोचिए, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स? इट्स एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। एनी डाउट इन दिस? नहीं। मान लीजिए V0 है, तो अपोजिट प्लेट पे क्या क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग अपोजिट प्लेट, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया प्लेट से, उस प्लेट इलेक्ट्रॉन को आप उस प्लेट पे ले, दूसरे प्लेट पे ले आ रहे हैं, ऑन अपोजिट प्लेट क्या होगा, के मैक्स तो होगा ही, प्लस क्या होगा, E इंटू वी, V1 कर लो उसको, V लिख लो, इंटू वी। बस ये अगर सेटअप उल्टा होता, ये सेटअप अगर उल्टा होता, ऐसा रहता, ये प्लस ये माइनस होता, इलेक्ट्रॉन्स तो निकले, पर अपोजिट प्लेट की तरफ जाने में इंटरेस्टेड होगा क्या? नहीं। और उसकी वेलोसिटी तो है, तो टुवर्ड्स जाएगा जरूर, है ना। यस। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ही रुक गया तो दूसरे प्लेट पे नहीं पहुंचेगा, और उस प्लेट पे पहुंच गया तो करंट फ्लो हो जाएगी। अगर एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पे पहुंच जाता है तो करंट फ्लो हो जाती है। उस करंट को आप यहाँ पे एमीटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप? बेसिकली वी थ्रो electromagnetic radiations like HNO on the plate, electrons will be emitted that will reach the opposite plate. अगर वो पॉजिटिव प्लेट है तो उसको पहुंचना ही है वहां पे, उसको आप रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएगा तो करंट आएगी। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बेटा यहाँ पे, उतने करंट दिखेंगे एमीटर पे, बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल शो व्हाट, करंट। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स डालोगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा फोटो करंट दिखेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ उस फोटो करंट को रोकना, तो आई हैव टू चेंज द प्लेट, रिवर्स द प्लेट, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाऊंगा। यस। तो मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द अपोजिट प्लेट। अगर पहले ही रुक गया मतलब आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया इस पे, है ना। मान लो यहाँ रुक गया, ज्यादा फोर्स लगा दिया, लेकिन प्लेट तक पहुंच गया, मतलब आपने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाया। तो इफ इस सेकंड सिचुएशन में देखिएगा, इफ V इक्वल टू V0, व्हाट इज V0? Stopping potential. then electron will just reach what? Cathode. हाँ, मतलब ऑपोजिट प्लेट। अगर V is more than V0, then electrons will stop early Stop only in the middle. at intermediate position. And V is less than V0 तो Plate पहुंच से आगे चला जाए। प्लेट आगे नहीं जाएगा, मतलब प्लेट तक पहुंच जाएगा ना। हाँ। तो जो देखो, यही जो यहाँ पे पार्ट है V0, electrons will not
reach opposite plate. ठीक है, V is more than V naught, तो will not reach this. V is less than V naught, electrons will reach opposite plate. What is the minimum potential so that the electrons are stopped? V naught only. यही है ना, V equal to V naught पे रुक जाएगा, V ज्यादा रहेगा तो और डेफिनेटली रुक जाएगा, और ज्यादा लोगे तो और रुक जाएगा, तो मिनिमम पोटेंशियल क्या हो गया? V naught. यही आपका सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो जितने ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी रेडी, इंटेंसिटी रहने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होना। फोटॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट ज्यादा होगी। अगर हमने इंटेंसिटी खूब दिया पर एमिशन ही पॉसिबल नहीं है, मतलब रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेस देन यू नॉट, और इंटेंसिटी खूब है, खूब सारा फोटोन डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं। वी आर सप्लाइंग रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, बट अगर मैं इंडिविजुअल फोटोन की बात करूंगा, इट्स एनर्जी इज व्हाट? लेस देन न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, या फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्रीक्वेंसी नॉट, तो एमिशन ही नहीं होगी। तो एमिशन ही नहीं होगी, इतना जो ड्रामा है सबकी बात करनी नहीं है। कितना भी डाल दो, इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेगा ही नहीं, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही फोटोन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका एज अ होमवर्क रहा, सारे पॉइंट्स पढ़ना जो यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स पढ़ना। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी बुकलेट नहीं है ना इसमें, बुकलेट निकालता हूँ मैं। निशा कितने मार्क्स आए? हेलो, सर मुझे पूछना। हाँ और क्या? सर 130। केम में? हाँ। केम में 150 से कम आया तो क्या मतलब सर बोलने का मन नहीं है सर? समझ गए? यस सर। मार्क्स कहाँ लूज करते हैं आप लोग जब पूरा टॉपिक हो जाता है? कैसे, कहाँ लूज कर दिया मार्क्स? मैं पेपर निकालता हूँ अभी। मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन में लूज करने वाला मार्क्स, एक भी क्वेश्चन होगा जो लूज करें जहाँ पे आप। नेगेटिव मार्किंग। तो क्यों एग्जाम में किसी और को बिठा देते हैं? अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और कैसे ख्याल रखेगा बताइए? सर सीरियल मिस्टेक हुआ एक दो। फिर से वही एक ही बात, सिली मिस्टेक क्यों हो रहा है? अब पहली बार एग्जाम दे रहे हैं अब। नहीं सर, लेकिन हो जाता है। ख्याल कौन रखे? देखो देखो, एक दो होना चलता है, चलता तो वो भी नहीं है, मैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल है कि किसको बिठा देते हैं टेस्ट में आप? सर हम लोग ही देते हैं। हम लोग क्या पता, क्या पता, अब ऑनलाइन में तो किसी को भी कोई बिठा दे रहा है टेस्ट। नहीं सर, हम लोग ही देते हैं। हमें तो भरोसा नहीं है, क्योंकि जब आप सब कुछ जानते हैं, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कि जो लॉक्स वाली पार्ट है हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं पढ़ा होगा, हर एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, हर एक केस पढ़ा हमने। उसके बाद आप लोग गलत करके आएंगे, वो भी नॉन एग्जाम्पल में। ऑल द एग्जाम्पल्स आर डिस्कस्ड इन द क्लास, ओनली वन एग्जाम्पल आई डिडंट डिस्कस बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो हमें एक बार स्टूडेंट ने भेजा था, जो आपके बुकलेट में एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 3 का। उसके बाद तो उसको छोड़ दिया जाए तो सब क्वेश्चन ही क्लास में होगा, तो फिर क्या फायदा पड़ा कि जब आप फुल मार्क्स नहीं ला पा रहे? देखो मेरा टारगेट ये रहता है कि मेरा हर एक स्टूडेंट फुल मार्क्स ले आए एटलीस्ट केमिस्ट्री में, और वो हर चीज पढ़ा दी जाती है। एटलीस्ट लक्ष्य के टेस्ट में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा
इसमें मेरा पढ़ाए के बिना आएगा क्वेश्चन। कभी कभार टॉपिक का मेरा लैग हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते, हम आप कह ही नहीं सकते कि सर आपका कुछ छूटा है सर। उसके बाद मार्क्स लूज कर रहे हैं, ऊपर से अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते मैं मानता, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रखिएगा तो कोई और ख्याल नहीं कभी नहीं रखता। थोड़ा बड़े बनिए, बड़े बनना जरूरी पड़ेगा आपको, बड़े होना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। जो बोर्ड्स थ्योरी स्टार्ट होने के पहले एक्चुअली मैं चेक कर रहा था आपका बोर्ड्स थ्योरी का टेस्ट कब आ रहा है। बोर्ड्स थ्योरी जो आ रहा था वो कब आ रहा है टेस्ट में? सर 17 अक्टूबर को नीट का एग्जाम है, तभी आने वाला है। बहुत टाइम है, 4 बार पढ़ लेंगे, नहीं 4 बार तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 अक्टूबर हो गया, मतलब 3 से 17 तक कोई टेस्ट नहीं है आपका, क्लासेस भी कम है। रिवाइज करिए अच्छे से, सब कुछ सारे बुकलेट करिए। सर रिडॉक्स रिएक्शन में जब वो इक्वेशन देते हैं ना जिसमें आयोनिक फॉर्म नहीं होता है, तो उसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर वो इसमें हाफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत हार्ड जा रहा है, मतलब समझ ही नहीं रहा है कैसे करना है। चलिए ना, आप बुक मैं पेपर ओपन कर लिया, कौन सा सर क्वेश्चन हार्ड देख लें। क्वेश्चन पेपर में से नहीं, मतलब जो तत्व में भी है ना उसमें भी नहीं हो रहा है। बुकलेट तो कर, प्री टेस्ट तो कर लें। 46 हाँ टफ क्वेश्चन है, 46 से 50 फटाफट बोलिएगा, उतना आप एक एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, जो आप पूछेंगे वही बताएंगे। 46 से 50 कोई डाउट है सब लोग? दिशा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब हमेशा क्लास को किसी बच्चे का नाम लेता हूँ तो वो पूरा क्लास को रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट डाउट नहीं है, सेकंड डाउट नहीं होगा, थर्ड। सर ये नीट का पेपर है। हाँ ये नीट का है ना? हाँ नीट का पेपर है, देख लो ना, सब तो क्वेश्चन थोड़ी बदलने वाला बेटा। देखो मैं अगर मुझे टॉपिक अच्छे से आती है, ढंग से हमने पढ़ा है, तो मुझे आप कोई भी क्वेश्चन देंगे, कोशिश तो करेंगे, घबराएंगे नहीं, वो सोचना है आपको, जनरेट करनी है। 50 तक कोई डाउट है? नो सर। 51 से 60 तक कोई डाउट है? नो सर। एकदम सड़ा हुआ डाउट, सिंपल डाउट, लगे कि दुनिया हंसेगी हम पे, फिर भी पूछो, हंसने दो ना, सीखो कैसे फिर। 60 तक भी कोई डाउट नहीं है, तुम्हें डाउट क्या है फिर? देखो तो क्वेश्चन नंबर 72। उम्मीद नहीं, आपका मेडिकल ही है, मेडिकल में कौन कौन है सब? हाँ भूल सर जाता वो हूँ। मेडिकल भी है। उम्र में कोई डाउट नहीं है? मैंने कितने मार्क्स आए? देखिए ज्यादा हमसे मत बुलवाइए, हम आपका नाम लेते हैं तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्ड करिए। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। 575 सर। केम में 122। देखो 150 अगर नहीं ला रहे हैं आप तो फाइनली अच्छे स्कोर नहीं आएंगे आपको, स्टार्टिंग में तो भी 1-2 चैप्टर ही आ रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी गलतियां करेंगे। 61 से 70 तक हम ये नहीं कह रहे आपके मार्क्स खराब हैं, बट इतना पढ़ाने के बाद जो आप गलतियां कर रहे हैं वो ना करें आप। 60 का तो कोई डाउट है? नो सर। ये लो, इसको कोई डाउट ही नहीं है। 70 तो तक कोई 72 में डाउट नहीं है, मार्क्स कमा रहे हैं वो तो तो ओमकार ने पेपर बताया होने जैसा। के बाद जो गलत थे वो सॉल्व किए ना, तभी समझा कि क्या मिस्टेक हुआ। एक मिनट, कौन सा तुम्हारा गलत हुआ वो बता, वो मैं तुमसे वो एक्सपेक्ट करूंगा जो गलतियां हुई है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग तुम्हारा डाउट है, गलतियां ही बोलो स्टार्टिंग से, गलतियां बोलो। तो 71 में गलत हुआ। डायरेक्टली 71? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट, आप नहीं डाउट पूछ रहे हैं मतलब एक्सपेक्ट की, हाँ चलो 71 ये डाउट है आपको? तो डाउट नहीं है, गलत हुआ बट बाद में समझा। शर्म आ रही है? हाँ सर। ये तो क्लास में नहीं मैंने कराया? आंसर 1:5 नहीं किया बट आंसर रुकिए, 5:1 है।
आपने इस पे एक एक रेडॉक्स का क्वेश्चन जो दिया था मैंने टाइट्रेशन वाला, वो भी किया तुमने बैलेंसिंग से, और टेस्ट में गलती किया था ना यही क्वेश्चन, ये 10 मोल दिया था हाँ और ये सर। एक्सेस दिया था, और फाइनली आंसर आ गया था आप लोग का बैलेंसिंग से, और बैलेंसिंग में गलती हो गई। सर मैंने सब बराबर किया था, बट 1:5 मैंने क्लिक किया, बट आंसर 5:1 था, तो वो इन्वर्ट हो गया। मतलब वो लापरवाही हुई ना। हाँ सर। आप अपना 4 मार्क्स कैसे खोने दे सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप जान लीजिए 4 मार्क्स खोने 400 रैंक, सिंपल। 400 क्या 500 रैंक भी हो सकता है, इसकी रिलेशन करिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 मार्क्स भी 100-200 रैंक हो जाता है। और बताइए, नेक्स्ट बताइए। तो 72 मुझे नहीं समझा। 72 इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इन दोनों में कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? जल्दी तो टाइम मत लो, फटाफट बोलो। फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला, अच्छा ये समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? सर सेकंड वाला। सेकंड वन, सेकंड। ठीक है। number of electrons needed to balance the oxidation half of the reaction। हाँ, इसमें तो आंसर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तुम्हारा गलती नहीं है। दिशा क्लियर है? सर आंसर 4 दिया है उन्होंने। हाँ, मतलब तुम्हारी गलती नहीं है फिर, ठीक है ना। तो क्या होगा सर इसका आंसर? 2 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बैलेंस। एक्चुअली इसका आंसर आर्बिट है, इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब सर। डिपेंड, आप सिर्फ हाफ रिएक्शन को अगर बैलेंस करो तो हम बैलेंसिंग करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ही क्लोरीन लिखेंगे और हाफ Cl2 कर देंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऑप्शंस, यस सर। तो ये इट इज नॉट इनकरेक्ट, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स में ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ। तो नेक्स्ट 73 मेरा गलत हुआ था, बट समझा मुझे। 73 तो गलत नहीं होना चाहिए था ना। सर इसमें मैंने ये गलती किया कि 1 के लिए ट्रांसफर चाहिए रहता है ना, ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल, हाँ, तो वो गलत हुआ। बट 2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो तुम्हारी 1 के गलती, लिए 2 होगा। तुम्हारी गलती को मैं गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पर मॉलिक्यूल ऑफ कितना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? यस सर। आई कैन बैलेंस द रिएक्शन फॉर हाफ मोल, 1 मोल, 3 मोल, कुछ भी कर सकते हैं। वो मेंशन नहीं है, इसलिए कुछ आप लोगों की गलतियां नहीं है, क्वेश्चन की गलतियां हैं। और बताइए। तो 77, तो 76 भी गलत हुआ था मेरा। 76 गलत है, दोनों ही ना। तो मैंने फर्स्ट वन चूज किया था। बहुत बढ़िया, चार्ज इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर करके पके नहीं थे बैलेंसिंग में, तो यहाँ छोड़ दिए। बताइए, फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन। 77, क्या डाउट 77 में? P4 प्लस OH माइनस, P4 प्लस OH माइनस PH3 प्लस H2PO2 माइनस, बेसिक मीडियम बैलेंसिंग करनी है इसको। अभी करिए सब लोग। P4 से PH3 और P4 से H2PO2 माइनस, बेसिक मीडियम बैलेंसिंग करनी है। जैसा ये वाला किया बेटा, XO3 वाला किया होगे, वैसे ही वो भी करना है ना। डिफरेंस क्या है? पहले एसिडिक मीडियम में कर लो, फिर क्या करोगे बताओ? बेसिक में करना है। बेस में डाल दो, हाँ। और OH माइनस बिकम्स NaOH, बस। और थोड़ा फास्ट बताइए। सर इसके बाद 82 गलत हुआ था, बट वो समझा। गलत बात बेटा, ये सब क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं जब आप इसका एन फैक्टर निकाल चुके हैं? सुमित, ये था ना एन फैक्टर? हाँ सर। जब इसका एन फैक्टर आप निकाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है?
तो भयंकर मिस्टेक है, ब्लंडर है। और आप ये सब गलतियां करेंगे तो अच्छे होने तो गलत कर ही देंगे। दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। और सर और 86 गलत हुआ था। कैनॉट बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? -2। यस सर। ये तो कई बार डिस्कशन हुआ है क्लास में। और बोलो। सर 87 गलत हुआ था। बहुत बढ़िया किया। क्यों गलती हुआ है जरा बताइए तो। तो मैंने इसमें ऑप्शन बी को चूज किया था शायद। नन है ना। हाँ ऑप्शन नन है बट मैंने बी को चूज किया था। H2O2 क्या है? पेरोक्साइड। NO2O2 भी क्या है? सब एक क्लास एग्जांपल है। पेरोक्साइड। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? -1। -1 यहाँ भी क्या होगा? -1 -1। और CO3 में +4 है, प्लस CO2 में +4 है, नो चेंज। यस सर। ठीक है। सर ये हमें भी आया था। अब हाँ, क्वेश्चन का सेट सेम होता है ना, तो वो आ सकता है। सुमित तुम्हें कितने मार्क्स है केमिस्ट्री में? सर 85 आया सर। बढ़िया। उनका तुम्हें? सर मुझे भी 85 आया। कुणाल? हाँ कुणाल है सेशन। 72 क्या? तो आवाज बदल के क्यों बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ सर 72। हाँ, परेशान होके मत बोलो। देखो आप 85 से परेशान मत होइए। 85 इज अ मोटिवेशनल फैक्टर कि कोई है जो 85 लाया तो मेरा भी आ सकता था। आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, बट हमसे गलतियां हो जाती है। ये हमसे हो गई थी टेस्ट में गलती, विल इम्प्रूव इट। और जो क्वेश्चन गलत हो गया तो दोबारा आप ना छोड़ें, कभी भी पूछें तो, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट में फिर से अलग से पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। 26 से 30 तक कोई डाउट? सर 80 आया था मुझे, 70 नहीं। बढ़िया। सर 36 रॉन्ग हुआ था। 30 तक कोई डाउट है? नहीं। 32 लोगों ने गलतियां किया यार, मुझे व्हाट्सएप हाँ करने सर में। मेरा भी यही बेसिक मिस्टेक हुआ। क्यों क्लास में डिस्कस नहीं किया मैंने इसको? क्लास सर में किया डिस्कस था। किया? सर मेरे को लग रहा था उसका बी होगा लेकिन मैंने यही मार्क कर दिया। क्लास नहीं, ठीक है। हाइपोहेलाइट आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये हाइपोहेलाइट क्वेश्चन लास्ट नीट के एग्जाम में भी आया था और ये नीट के एग्जाम में भी आया था। इस बार सही किया तुमने कि नहीं किया? हाँ सही। सर सही किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो आ चुका है दोबारा आता है वो मिस करते हैं तो गलती हो जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स chlorine into different oxidation state because it has two anion. It has two anion, two different anion. फिर लिखिए, आप नोटबुक में लिखिए। अब तो मत करिएगा। और बताओ। सर 36 रॉन्ग हो गया जल्दबाजी। 36 बताइए। अब ये सब गिफ्ट है, पता है ये ऐसे क्वेश्चन। मार्शल्स एसिड है ना? हाँ, हम बोले ये सब क्वेश्चन गिफ्ट है ना। हाँ सर इसका आपने बोला था 6 है। बोला क्या था? स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ नेमिंग सर लिखी, मतलब वो कैलकुलेशन नॉर्मल कराया मेथड है। से नहीं आता ना इसका आंसर। हाँ, नॉर्मल्स नहीं आता, स्ट्रक्चर से आता है बिकॉज इट हैज one peroxide linkage. Well, everything was discussed. See, all are informative questions. They are not numerical questions. सब informative है। 37 हो ही गया होगा। 38 बताइए। सर 41 बोलो। 40 रॉन्ग किया था सर, वो सेम 40 नीट का पेपर। अच्छा 40 सेम क्वेश्चन हो गया। और बताओ। सर सभी 43 भी। 43। हाँ 43 क्यों? इट इज अ डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ना। या Yes. Al3 plus 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Al। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3 कैल्शियम
plus 2Al3 plus giving 3Ca2 plus 2Al. यही होगा ना? सर मैंने Al2 प्लस अज्यूम किया था गलती से Al2 wrong। प्लस अज्यूम कहाँ किए थे? सर वो Ca2 प्लस दिया ना, तो मैंने गलती से लिखते हुआ Al2 प्लस लिख दिया। बस। और आप लोग को ये सब जीतना पड़ेगा, अदरवाइज फाइनल में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये सब टेस्ट के समय आप सीखिए कि हमें पता है हम चीजें फिर भी चीजें मिस कर देते हैं। लोगों को लगता है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं आया बनाने में, हमें सब आता है फिर भी हमसे मार्क्स कम आते हैं। और बताइए। Sir, 48. 48 48 जस्ट बैलेंस रिएक्शन ना। CrOH4 we do this balancing, कर लेते हैं। उस और एग्जांपल देख लो। ओके बताओ। और कोई नहीं ना, सिर्फ वही ना। we'll do this। बहुत ही आसान पेपर था ये। आसान नहीं, इसको आसान नहीं कहते, इसको बहुत ही आसान पेपर कहते हैं। दिस एक बैलेंस रिएक्शन हो गया। बेसिक मीडियम में करनी है। अगर आपको एसिडिक मीडियम वाला कॉन्फिडेंस में हो चुका है तो एसिडिक मीडियम में ही कर लेते हैं, है ना। ओ कितने हैं? 4, दोनों तरफ 4 है, तो क्या ऐड करनी पड़ेगी? 4H plus। चार्ज कर बता दीजिए। यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे +4, किधर ऐड करनी पड़ेगी? राइट साइड। कितने? 2। -2 +4 कितना हो गया? नहीं, +3 ना शायद। हाँ सर 3। 3 होगा, 3 हाँ 3 हो गया। अब ClO माइनस गिविंग Cl माइनस, Cl तो बैलेंस ही है, H2O 2H प्लस। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करने पड़ेंगे? डेफिनेटली फर्स्ट में राइट में किया तो लेफ्ट में तो लेफ्ट ही करना पड़ेगा। माइनस माइनस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। किससे मल्टीप्लाई करें आप उसको? 2 से, उसको 3 से। फाइनली यू विल गेट 2Cr OH4 माइनस दस 6H प्लस 8H प्लस, क्या बन जाएगा ये? 2H 2H। plus। अब फिर क्या करें आप दोनों साइड? OH। So the reaction balance is 2OH minus this minus this 2 plus 3 5 H2O plus 3Cl। चेक कर लीजिए सब बैलेंस है कि नहीं, देखिए। ठीक है ना? डन। हेलो, Yes sir। ये भी निपट गया आपका। बुकलेट में होमवर्क बता देता हूँ कहाँ तक करिएगा। बुकलेट स्टार्ट नहीं किया ना किसी ने अभी तक? नहीं सर। नहीं सर। लिखिए, होमवर्क लिखिए। एक्सरसाइज 1 2
एक्सरसाइज 1 में 1 to 33 नहीं 35 1 to 35 एक्सरसाइज 3 में जे वाले के लिए बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 में थर्टी थ्री तक 33 तक 1 and 3 मेडिकल वन to 25 एक्सरसाइज 2 1 to 17 1 to 25 1 to 17 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन इतने रहते हैं मेडिकल वाले बुकलेट में ना सब वन टू 20 दिशा लिख लिया तो लास्ट एक्सरसाइज बताओगे 1 to 28 सर जेई वालों को एक्सरसाइज 3 में क्या बोला था? वो देखो रुको 1 to 33 ओके सर। लिख ही लेते ना इसमें बता दो मैं होमवर्क मैं यहाँ समझ भी जाऊंगा क्या होमवर्क है जेई वाले में क्या बताया मैंने एक्सरसाइज 1 1 to 35 एंड एक्सरसाइज 3 1 to 33। इसमें exercise 1 1 to 25, exercise 2 1 to 17, exercise 3 1 to 28. अब देखिए बोर्ड से आ जाते हैं देखो रदरफोर्ड का मॉडल था इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस बट मैक्सवेल कहता है कि नहीं अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करे तो एनर्जी लूज करेगा इट विल फाइनली एंड अप इन व्हाट न्यूक्लियस कोलैप्स विद द न्यूक्लियस एंड फॉलो स्पाइरल पाथ फिर एटम स्टेबल ही नहीं हुआ स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अराउंड an oppositely charged particle, it will lose energy continuously and therefore the path becomes smaller and smaller and finally collapse in the nucleus. But that is not the situation. Electrons are moving around the nucleus. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो डेवलपमेंट है वो बहुत सिंपल सा काम किया उन्होंने अजम्पशन बोल दिया अपने एक्सपेरिमेंट के दम पे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स्ड पाथ बताइए रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है इतना ही कहा उसने तो दूसरे साइंटिस्ट आके हल्ला करने लग गए कि नहीं अगर इलेक्ट्रॉन अब प्रोटॉन के अराउंड रोटेट करेगा न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करेगा तो उसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी और वो स्टेबल नहीं रहेगा उसका पाथ छोटा होता जाएगा तो वो मॉडल ही फेल हो गया तो नील्स बोर कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड व्हाट फिक्स सर्कुलर पाथ जहां पे घूमता है उसी में रहता है वो कभी मूव चेंज नहीं करता अनटिल अनलेस आप एनर्जी प्रोवाइड करो एनर्जी किस फॉर्म में फोटोन के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन so that is the most important development in atomic theory कि electrons move in a fixed circular path until unless आप उसमें changes करते हैं बोर developed a model for hydrogen and hydrogen like single electronic species तो बोर्स का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम how many electrons are there और हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हीलियम प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1. 1
लिथियम 2+ में 1, बेरिलियम 3+ में 1, तो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसी में ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स फटाक से पढ़िए। Electrons revolve around the nucleus along certain circular path known as orbit or shells or stationary states। कुछ कुछ जो भी बोलना है बोल दीजिए। Stationary state, fixed energy state, है ना, एनर्जी उसकी फिक्स रहेगी। As long as an electron is revolving in such an orbit, it neither loses or gains energy, and these orbits are called stationary states. Each stationary state is associated with a definite amount of energy, and it is also known as energy levels. जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिट को K shell, L shell, M shell, N shell डिनोट करते हैं। The greater the distance of the energy level from the nucleus, the more energy is associated with it. जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से उतनी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक रखिए, अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है और सिस्टम की एनर्जी कम होती है। तो सबसे ज्यादा क्लोज किस किस शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा न्यूक्लियस के? डेफिनेटली फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी मोर, स्टेबिलिटी विल बी मोर, एनर्जी विल बी लेस। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। If energy is supplied to an electron, it may jump from low energy level to high energy level. If an electron jumps to lower orbit from higher orbit, the energy is released. Electrostatic force of attraction acting between the electron and the nucleus is counterbalanced by centrifugal force. ये सब समझाने के पहले चलिए दोनों पॉइंट समझिए। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग यही है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में, उसको सेकंड ऑर्बिट जाना है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड की? सेकंड की। तो सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस होगा डेल्टा ई, मुझे उतनी ही सप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे उससे ज्यादा सप्लाई करती हो तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए इवन आपका कुछ एक्स है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होता तो नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जाना है उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 दिया तो क्या होगा? थर्ड शेल की तरफ जाएगा। 4 दिया तो क्या जाएगा? उसके आगे जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल और सिंपल सा। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, उसको मैं एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट समझिए। हमने हाइड्रोजन आइटम लिया, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड सर्कुलर है बेटा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, सर्कुलर है। दिस ये मान लीजिए फर्स्ट है। n का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। मैं बता देता हूँ उसकी एनर्जी क्या होती है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.5 और इसकी होती है 0.85। हर ऑर्बिट की एनर्जी लिख दिया, किसके लिए? फॉर, लिख दिया डेटा के लिए, समझने के लिए लिखा। तो ये अगर मैं E1 ले लूं, ये मैं अगर E2 ले लूं, ये E3 ले लूं,
ये E4 ले लूं, ठीक है। E2 माइनस E1 क्या है बताइए, निकालो। E3 माइनस E2 क्या है, फटाफट निकालिए, मन में निकालो। सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 माइनस E2 2.9 1.9 1.9 और यहाँ पे बोलो फटाफट। 0.65। 0.65 सॉल्विंग सुपर फास्ट करने की कोशिश करिए, विदाउट एनी एरर, करना ही पड़ेगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मान लो, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन व्हाट, फर्स्ट ऑर्बिट। मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड भेजना है, फर्स्ट से सेकंड भेजना है, मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2, ठीक है। एक और डेटा लिख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। ये एनर्जी डिफरेंस कितनी है फर्स्ट और थर्ड में? फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है बताओ? तो E3 माइनस E1 कर लोगे ना, इसमें क्यों डाउट हो रही है? 1.5 माइनस 13.6 12.1 आएगा। यहाँ तो क्लियर है। यस सर। हाँ सर। सिमिलरली 1 से 4 का बताइए, E4 माइनस E1 कितना है? 12.75 आप निकालना बेटा। एक कंफर्म है, इफ यू राइट E3 minus E1 can be written as this, इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ? E2 नो E2 सर। और E3 माइनस E2 आपने निकाला है 1.9, E2 माइनस E1 भी निकाला है 10.2, व्हाट इज दैट? 12.1। सिमिलरली E4 माइनस E1 क्या क्या लिखोगे? दिस। ये मैंने आपको डेटा दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने डेटा दिया मैंने सब बाय हार्ट करना है, फिर इसको रिलेट करूंगा मैं दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड। E4 माइनस E3 इज व्हाट? 0.65 1.9 10.2 दैट इज 12.10। अब समझिए, ये पूरा प्लॉट है एटम का, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर का। ये ऐसा क्यों किया, नील्स बोर ने क्यों बताया, बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। पहले मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन अगर देखो, ये जो एनर्जी लिखा है हमने ना 13.6 3.4, एनर्जी किसकी है? ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी इतनी होगी, उसको हम लोग कह देते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वही। क्लियर? यस। फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, सिंपल। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में ले जाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में ही। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? की होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, फर्स्ट या सेकंड में या थर्ड में? फर्स्ट। फर्स्ट में। पर मैं उसको चाहता हूँ कि फर्स्ट से सेकंड ले जाऊं, उसकी एनर्जी बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे, बढ़ाने का तरीका क्या होगा? बढ़ाने का तरीका होगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देना। क्या देना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूंगा
वो अपने साथ क्या लेके आएगा? एनर्जी, फोटोन लेके आएगा। उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस फोटोन की एनर्जी 10.2 होगी, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? सेकेंड Second. ऑर्बिट। सोच कैसे बताइएगा? हमने फोटोन यूज किया और उसकी एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमने दिया इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में था, हमने उसमें, समझिएगा अच्छे से, टफ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगेन डिस्कस विद यू। हमने उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, वी आर सप्लाइड 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। सर नहीं जाएगा, फर्स्ट पे ही रहेगा। तो बहुत बढ़िया आंसर है, फर्स्ट पे रहेगा। अच्छा चलिए छोड़िए, हमने सप्लाई किया उसको 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहाँ जाएगा? सेकंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। लेकिन अगर मैं कहूँ ये गलत है, जस्टिफाई कैसे करोगे? सर मिनिमम 10.2 लगेगा ना, सेकंड ऑर्बिट है, उससे कम दोगे तो आप गलत समझ रहे हैं, सुनिए फिर से सुनिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहना चाहता है, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में रहना चाहता है, उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? -3.2। ठीक है, मतलब हमें कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? 10.2 सप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट इट कैन एंटर इनवर्ट सेकंड ऑर्बिट। बट आपने 10.3 सप्लाई किया, उसकी एनर्जी -3.4 होगी क्या? नहीं। उससे ज्यादा हो जाएगा। उससे ज्यादा एनर्जी वाला कोई ऑर्बिट है क्या? या 10.3 ऐड कर दूंगा अगर, तो कोई ऑर्बिट ऐसा है क्या बीच में? नहीं। बोलिए। हाँ, अगर मैं थर्ड में भेजना चाहता हूँ, कितना सप्लाई करना पड़ेगा? बोलिए। थर्ड में भेजना चाहूंगा कितना? 12.1। 12.1 भेजूंगा तो थर्ड जाएगा, 10.2 भेजूंगा तो कहाँ जाएगा? सेकेंड। 10.4 भेजूंगा तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट में रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब जितनी एनर्जी डिफरेंस है ऑर्बिट के बीच में, उतनी अगर आपने सप्लाई करी, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट ऑर्बिट में। नेक्स्ट ऑर्बिट पे। पर अगर वो जो फोटोन सप्लाई किया, वो किसी भी एनर्जी डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो उस जिधर है फोटोन का वही क्या होगा? रहेगा। उस फोटोन का क्या होगा? फोटोन कुछ नहीं होगा, फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वो एटम, उसके इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो सर। फिर से सुनिए। मतलब ये क्लास कहानी की तरह चल रहा है, लेकिन ये क्लास अभी जो 10 मिनट जो चल रहे हैं डिस्कशन, सबसे कीमती डिस्कशन होगा बोर्स एटॉमिक थ्योरी में। हमने सप्लाई किया 12.1। अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, हमने सप्लाई किया 12.1, कहाँ जाएगा वो? थर्ड ऑर्बिट। थर्ड सर। सेकंड पे जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं। जाएगा। हमने सप्लाई किया 12.75, कहाँ जाएगा? फर्स्ट में रहेगा। किधर नहीं जाएगा, फर्स्ट में रहेगा। अरे 12.5 था ना, में जाएगा। फोर्थ में जाएगा, है ना? हाँ सर। फर्स्ट ऑर्बिट में है तो जाएगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ना, रुको एक और लिख देते हैं। ये हो गया इन्फिनिटी पे, ये n की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। यहाँ जो एनर्जी होती है वो 0 होता है। तो मुझे बताओ, मुझे सुनिएगा फिर से, इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा आउट ऑफ एटम, आउट ऑफ एटम। मुझे आउट ऑफ एटम करनी है इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 13.6। वेरी गुड। तो बेसिकली E इन्फिनिटी माइनस E1, क्या लिखोगे? कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दिशा, अब यही क्लास में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और टेस्ट में सड़ा के आ जाओगे दिशा। नहीं ये सर। मैं एक्सपेक्ट किया नहीं था आंसर, तूने फट से बोला, बस क्लास में बोलोगे, अब क्लास टेस्ट में किसी और को बिठा दोगे। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से मैंने इन्फिनिटी पे भेजा, कितना सप्लाई करना पड़ा? 13.6। सर टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का डर लगता डर ही तो हटाना है टेस्ट देके, अदरवाइज टेस्ट का क्या मतलब है? इवन इफ यू आर सॉल्विंग द टेस्ट पेपर एक्सरसाइज आल्सो अलॉट टाइम। जैसे आपको मैंने 1 to 35 करने दिया, तो टाइम अलॉट करिए, 1 आवर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ चुका हूँ। भले वो एक्सटेंड हो, पर 1 आवर में देखो कि कितने सही हुए मेरे, फिर आगे बढ़ाओ।
बिकॉज असाइनमेंट ही कर रहे हो आप, बट अगेन यूज द टाइमर। अब देखिए फर्स्ट से मैं इन्फिनिटी पे भेजा 13.6 लगेगा, दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम। पर बाहर में तो कोई ऑर्बिट नहीं है, एटम के बाहर कोई ऑर्बिट है क्या? नहीं सर। नहीं। तो मैं अगर 13.6 से ज्यादा भी दे दूं तब भी वो बाहर निकल जाएगा। हाँ। यस। एटम के जब अंदर था तो कुछ स्पेसिफाइड प्लेस थे जहां वो रह सकता था, इसलिए उसी फोटोन को एक्सेप्ट कर पाएगा जिसका डिफरेंस मैच करेगा। और जब एटम से बाहर ही निकल गया वो, तो एटम से बाहर दुनिया पूरी खुली हुई घूमने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को। Yes. हाँ। तो अगर मैं 13.6 की जगह पे, सुनिएगा आंसर करिएगा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो बाहर निकलेगा क्या? नहीं। निकलेगा। निकलेगा। तो रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी? सर काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, ये सब क्लास में खाली बोलेंगे। बहुत बढ़िया, सुपर। क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो 13.6 लेगा और वो बाहर निकल गया। तो जो रिमेनिंग एनर्जी सुमित था 0.4, वो क्या कर लेगा? वो उसको काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज कर लेगा और चलने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग इट? यस सर। पूरे बोर्ड 3 का ये जान था अभी का सेशन। आई विल रिवाइज अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, पर ये समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब अगर मैंने एनर्जी डिफरेंस के बराबर सप्लाई किया तो वो मूव करेगा उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर, लेकिन अगर मैंने 13.6 से ज्यादा सप्लाई कर दिया तो बाहर निकल जाएगा। 13.6 से कितना ज्यादा सप्लाई करिए बाहर तो निकल जाएगा, but remaining part will be what? Used as a kinetic energy. Assume that again, इलेक्ट्रॉन पहले से सेकंड ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बताओ? सेकेंड ऑर्बिट। उसको मुझे एटम से बाहर निकालना है, कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 3.4 या उससे ज्यादा। ठीक है, 3.4 उससे ज्यादा। नाउ n इक्वल टू 1 को कहते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और n इक्वल टू 2 को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ES का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे ऐसा। तो n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड सेकेंड स्टेट, एक्साइटेड। थर्ड एक्साइटेड से फोर्थ इज लाइक दिस। नाउ एक और चीज देखो, अब n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन पहले से ही है मान लीजिए, ठीक है, पहले से ही है, बट स्टेबल स्टेट कौन सा है? 1 है या 2 या 3 या 4 है? कौन सा है? 1। 1 है। इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आना चाहेगा? अपने घर पे। हाँ। आपने एक इंसान को ऊपर फेंक दिया, पैराशूट पे फेंक दिया, तो घर पे आना चाहेगा ना लौट के। और n Yes. इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे अगर आना चाहेगा, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन? व्हाट इट विल डू? क्या करना चाहेगा वो? एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा। एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर। नो सर। तो एनर्जी लूज करने के लिए उसके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि एनर्जी लूज किसको करनी है? इलेक्ट्रॉन को। तो अब मान लो अगर वो सिर्फ इतना लूज करता है, E4 माइनस E3 ही लूज करता है, तो कहाँ पहुंचेगा? थर्ड शेल में। E4 माइनस E2 लूज करता है, कहाँ पहुंचेगा? Second. सेकेंड शेल। E4 माइनस E1 लूज करता है, कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट पे। फर्स्ट। Question. मतलब मेरे पास जब रिटर्न हो रहा है वो हायर से लोअर, वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यस सर। इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन कैन बी मल्टीपल स्टेप, क्योंकि उसके मूड पे मैंने सिर्फ 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज किया, तो मैं थर्ड पे आ गया, आराम से थर्ड पे भी थोड़ा एंजॉय कर लिया, वहां भी रहने के लिए 2-3 मिनट के लिए एंजॉय कर लिया, फिर थर्ड से सेकंड पे आ गया, सेकंड से फर्स्ट पे आ गया। जो डी एक्साइटेशन है वो क्या है? बोलो। मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है, पर मल्टीपल स्टेप। बट एक्साइटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? फोटोन पे। जो आप फोटोन सप्लाई करोगे वही तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसी से ऊपर जाएगा। हेलो। Yeah, यस sir. सर। तो अगर फोटोन की एनर्जी 10.2 हो, 12.1 हो, 12.75 हो, तो फर्स्ट से वो सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा। अगर मैंने 12.75 सप्लाई किया, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट पे। नहीं, फर्स्ट पे है, और मैंने 12.75 सप्लाई किया, कहाँ पे जाएगा? फोर्थ पे। फोर्थ पे। तो एक्साइटेशन इज सिंगल स्टेप। नोटबुक में लिखिए आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। मैं नहीं लिख रहा, मैं अगली क्लास में लिखूंगा, पूछूंगा आपसे। एक्साइटेशन इज single step process. Excitation of electron in an atom
excitation of an electron in an atom is single step, which depends on energy of photon. Excitation is single step, depends on photon applied, supplied, whatever. But de-excitation is multi-step. पूरे बोर्ड थ्योरी की जान है आज की डिस्कशन. We'll discuss again, रिवाइज करेंगे फिर से हम लोग. De-excitation is what? Multi-step process and it depends on what? Electron. आज की क्लास की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिस फोटोन की एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो जहां पे वो पहले से है और हायर लेवल पे जाना है उसको. तो सर हाँ बोलो. सर अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है और उसको थर्ड शेल में आने के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए रहेगा, अगर उससे वो ज्यादा करेगा या फिर थोड़ा कम करेगा और वो किसी भी शेल को मैच नहीं कर रहा रहेगा तो वो मतलब move भी तो- नहीं होगा ना. तो सच ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल. गुड. Okay. बिल्कुल कहानी हमने पढ़ा बेटा, न्यूमेरिकल तो भी लाया ही नहीं है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड थ्योरी में. अब सिर्फ कहानी समझी है, डेटा समझा है, कहानी समझी है. तो एक हार्दिक लड़का मस्त है, वो आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, 3:30 क्लास खत्म होगी तो फिर छोड़ देगा. फिर टाइम पे उसका ज्वाइन हो जाएगा. तो लेट ज्वाइन करने के क्वेश्चन उठता ही नहीं है. एक सर ने छोड़ा तो दूसरा सर का क्लास ज्वाइन कर लिया. ठीक है, रोकते हैं बेटा यहाँ तक रिवाइज करिएगा अच्छे से. ठीक है, इस क्लास में बोर्ड थ्योरी काफी आगे बढ़ जाएगी. ओके सर. चलिए, ओके, Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर. बाय बाय.